चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खान के घर पर फायरिंग का यह पूरा मामला है। मामले में गिरफ्तार पांचवा आरोपी नागौर के बासनी का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मारवाड़ जंक्शन से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी मुंबई में डेयरी चलाता है। सलमान के घर की रेकी में भी ये शामिल था। मुंबई क्राइम ब्रांच अब पूछताछ में जुटी हुई है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है, उसी में अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, नागौर से जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है उसमें सलमान के घर की रेकी में ये शामिल था और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में गिरफ्तार पांचवा आरोपी नागौर के बासनी का निवासी बताया जा रहा है। सलमान खान के घर फायरिंग केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। फायरिंग केस का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का राइट हैंड गिरफ्तार। फायरिंग केस का सबसे बड़ा राजदार पकड़ा गया। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान के नागौर से आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रफीक चौधरी ही वो शख्स है जो सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड है। सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी आरोपी रफीक चौधरी को ही मिली थी। सलमान की हत्या की जिम्मेदारी आरोपी रफीक चौधरी को मिली थी। अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा के सीधे संपर्क में था रफीक चौधरी। सलमान खान को मारने का दिया था टारगेट। 12 अप्रैल को आरोपी रफीक ने सलमान के घर की रेकी की थी। आरोपी रफीक ने रेकी का वीडियो अनमोल बिश्नोई को भेजा था। आरोपी रफीक से जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। आरोपी रफीक से पूछताछ में साजिश की एक एक परतें खुलती जा रही हैं। आरोपी रफीक ने खुद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। सलमान के घर के आसपास काफी देर तक रुका था। घर में कौन आता जाता है, सलमान खान घर में कब दाखिल होते हैं और कब वे घर से बाहर निकलते हैं, हर एक जानकारी आरोपी रफीक चौधरी ने जुटाने की कोशिश की थी। शूटर सागर पाल, विक्की गुप्ता से मिला था आरोपी रफीक चौधरी। कुर्ला इलाके में हुई दोनों शूटर्स से मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच को लोकेशन सबूत के तौर पर मिले। शूटरों की गिरफ्तारी के बाद रफीक मुंबई छोड़कर भाग गया। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, साजिश की एक एक परत खुलती चली जा रही है। फायरिंग की घटना से पहले अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और आरोपी रफीक चौधरी के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत हुई। इन तीनों के बीच साजिश के हर खाके पर विस्तार से चर्चा हुई। कैसे साजिश को अंजाम देना है, मतलब साफ है कि उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सलमान खान की हत्या की बड़ी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था, लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सका। मुंबई क्राइम ब्रांच का शिकंजा अब लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा पर कसता चला जा रहा है। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा अभी अमेरिका में हैं और वहीं से साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं। आगे इस मामले में और भी राजफाश होंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम साजिश की कई और कड़ियों पर से पर्दा उठा सकती है। और टोंक के टोडा राजसिंह से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज बस से छात्रा की मौत हो गई है, वो उससे गिर गई। आपको बताते कि घायल छात्रा को एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचाया गया है। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। जयपुर रोड पर निजी स्कूल के सामने ये घटना हुई है और कॉलेज के लिए बस से उतरते समय ये हादसा हुआ है। तो रोडवेज बस से गिरी छात्रा की मौत की खबर सामने आ रही है और डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। टोंक से ये जानकारी, जहां पर जयपुर रोड पर निजी स्कूल के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जयपुर रोड पर निजी स्कूल के सामने की ये घटना है। कॉलेज के लिए बस से उतरते समय
ये हादसा हुआ है। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। तो टोंक के टोडा राज सिंह से ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि रोडवेज बस से गिरी छात्रा की मौत हो गई है और घायल छात्रा को एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने जब जांच की तो उसको मृत घोषित कर दिया है। जयपुर रोड पर निजी स्कूल के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि कॉलेज के लिए बस से ये जो छात्रा है वो उतर रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, ये घटना जब छात्रा बस से उतर रही थी तब हुआ, अभी पहचान हो पाई है कहां की ये छात्रा रहने वाली, परिवारजनों को सूचित किया गया? ये छात्रा है जो टोडा राय सिंह की ही रहने वाली है। स्कूल यानी कॉलेज के लिए आई थी घर से और निजी कॉलेज है वहाँ जयपुर रोड पर, टोडा राय सिंह शहर में ही। तो रोडवेज बस से उतर रही थी, 2-3 लड़कियां पहले उतर गई और ये आखिरी में उतरी। इस दौरान बस रवाना हो गई और लड़की गिर गई। एम्बुलेंस तुरंत ही अस्पताल लेकर के पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद इसको मृत घोषित कर दिया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कारणों की जांच की जा रही है कि क्या वजह रही है मौत की। हालांकि तुरंत थोड़ी देर पहले की ही घटना है, तो पूरी जानकारी फिलहाल पुलिस ही जुटा रही है। परिजनों को भी जानकारी दी है, अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन घटना ये है कि कॉलेज छात्रा है जो कॉलेज आ रही थी, उसी दौरान रोडवेज बस से उतरी कॉलेज के ठीक सामने और गिरते ही उसकी डेथ हो गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। आकाश आनंद से बीएसपी के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी छीनी गई है। मायावती ने राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस ली है। मायावती ने ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने हाल ही में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई और इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद पर यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मायावती ने आकाश आनंद को जो है अपरिपक्व बताया और आकाश आनंद पर एफआईआर के बाद ये गाज गिरी है। ट्वीट भी किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश को हटाया गया है। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है।
आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है, बसपा को मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। आकाश आनंद कुछ समय से पार्टी के चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि उन्हें लेकर बीएसपी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फिर ये भी खबर सामने आई कि खुद मायावती ने ही उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया था। लेकिन अब ये भी साफ है कि आकाश आनंद से ये जिम्मेदारियां हमेशा के लिए वापस नहीं ली गई हैं और आने वाले चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए बीएसपी अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करेगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर विवादास्पद बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा में वो बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस दौरान ओवैसी ने यह दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को गुनाह हुआ था और अपने स्पीच के दौरान ओवैसी ने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही अयोध्या विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला किया। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे। मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल, बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजित पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सीकर में 83 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। फर्जी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बनकर के 83 लाख की ठगी की गई है। सीकर के व्यक्ति के पास फर्जी एनसीबी इंस्पेक्टर का फोन आया था और पहले कोरियर कंपनी से ड्रग्स भेजने का फोन आया और सीकर से ईरान पासपोर्ट और ड्रग्स कोरियर से भेजने का झूठा ड्रामा किया गया और उसके बाद एनसीबी में केस ट्रांसफर करने की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि फर्जी इंस्पेक्टर के फोन करने पर दूसरे खाते में ट्रांसफर 83 लाख किए गए और सीकर के बाबूलाल बागड़िया के साथ ठगी की यह वारदात हुई है। फोन बंद होने पर जो है ठगी का पता चला है। सीकर साइबर थाने में अब ठगी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए, क्योंकि 83 लाख की ठगी का ही पूरा मामला है। देखिए, बिल्कुल ये बाबूलाल बगड़िया नाम के व्यक्ति हैं, सीकर में नवलगढ़ रोड पर रहते हैं। इनके साथ ये पूरी वारदात हुई जिसमें ये बताया गया है कि 6 मई को इनके पास एक फोन आता है जिसमें ये बताया गया है कि ये मुंबई ब्रांच में किसी कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं और उनको ये कहा गया कि आपने जो ईरान कोई कोरियर भेजा था उसमें 4 पासपोर्ट, 4 क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव और 500 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली है। इनको ये कहा गया कि आपने जो पार्सल भेजा था उसमें ड्रग्स मिली है। जब इनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे द्वारा इस तरह का कोई भी जो है वो पार्सल नहीं भेजा गया था, इस तरह का कोरियर मैंने नहीं भेजा,
तब ये कहा गया कि फिर ये आपकी आईडी से भेजा गया है, तो इसके साथ साथ जो एनसीबी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और हम जो आपका केस है वो नारकोटिक्स ब्यूरो में रजिस्टर्ड कर देते हैं और वहां के इंस्पेक्टर आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा कह करके। और अगले दिन फिर दूसरे दिन इनके पास जो फोन है उसमें ये बताया गया कि मैं जो सामने वाले ने खुद को एनसीबी का इंस्पेक्टर बताया और इंस्पेक्टर बता करके और ये कहा कि आपके खाते में जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे इस जो कोरियर आपकी आईडी से गए इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ जाएंगे। तो दूसरा अकाउंट बताया कि इसमें जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करने हैं और उसके बाद जांच के बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा। 83 लाख रुपए इनके बैंक खातों में थे, तो इन्होंने अलग अलग 2 बैंक खातों से 83 लाख रुपए जो फर्जी इंस्पेक्टर ने जो आईडी जो खाता नंबर बताए उसमें जमा करवा दिए और उस जमा करवाने के तुरंत बाद जो है उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। जब ठगी का पता चला और उसके बाद साइबर थाने में पहुंचकर ये शिकायत दी गई है। जी ठीक है संदीप, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और इनमें कई ऐसे खास फैन हैं जिनकी चर्चा उनके दीवानगी से होती है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे ही फैन हैं महेश कुमार, जिन्होंने अपनी पूरी दुकान को अखबार की कटिंग से सजाया है। अखबार की इन कटिंग में पीएम मोदी के तस्वीर के साथ उनके भाषण और ऐतिहासिक फैसले को संजोया गया है। आपको बता दें कि किरिया इलाके में महेश कुमार की छोटी सी पान की दुकान है और उस दुकान के हर कोने पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखेगी, जैसे कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। महेश ने यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज और उनके काम से वो बेहद ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए उनके काम को वह जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी दुकान को पीएम मोदी के कवरेज वाली अखबार की कटिंग से सजाए हैं। तो ये छोटी छोटी कटिंग्स आप देख पा रहे हैं जो कि पान की दुकान पर लगी हुई है। बनारसी पान इस दुकान का नाम है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस हिसाब से छोटी छोटी कटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर लगाई गई है। उनके कार्य जो किए गए हैं उसकी भी कटिंग्स लगाए गए हैं। और कोटा रेलवे स्टेशन से हुए 4 वर्षीय मासूम के अपहरण के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पारिवारिक विवाद के चलते किसी परिचित ने ही बालक के अपहरण करने की वारदात को अंजाम दिया है और अभी तक मासूम का सुराग नहीं लगने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और अनहोनी की आशंका भी सता रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अपहरणकर्ताओं ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पिता टिकट विंडो पर गया था, वापस आया तो बच्चा गायब मिला। सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को गोदी में उठा करके एक व्यक्ति ले जाता हुआ कैद हुआ है और उस व्यक्ति के साथ एक युवक भी नजर आया है। आपको बता दें कि जीआरपी ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम अब यूपी भी जाएगी। तो कोटा से ये जानकारी है जहां पर आपको बता दें कि ये घटना सामने आई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है। 2 दिन बाद भी अभी तक मासूम का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ दरिंदगी की हदें पार करने वाले मुख्य आरोपी कालू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा से गैंगरेप के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई और रेप के बाद दरिंदों ने तलवार से उसके हाथ की 2 अंगुलियां और अंगूठा भी काट करके अलग कर दिया। आरोपी उससे शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने दोस्त के साथ हमला कर दिया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।